वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर मईशत की, और उसी हवाले से जो ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं। आज वफाकी हुकूमत ने एक दम ये अनाउंस किया, हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक सुपर टैक्स जो है 10% टैक्स, वो जो 13 बड़ी सनतें और मुआशी सेक्टर्स हैं उन पर लगाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि ये जो टैक्स है ये टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर, स्टील, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइज़र और बैंकिंग सेक्टर जैसे जो सनतें हैं बड़ी पाकिस्तान में, उन पर 1 साल के लिए ये लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद ये भी कहा कि ये जो टैक्स वसूली 1 साल में हुकूमत करेगी उससे 7 ट्रिलियन से बढ़ के 7.65 ट्रिलियन जो है रेवेन्यू इकट्ठा होगा। हुकूमत ने ये कहा कि ये जो टैक्स है, सुपर टैक्स है, इसको लगाकर जो गुर्बत की सूरत हाल है, और ऑब्वियसली जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल मुल्क में भी और इंटरनेशनली भी, तो गुर्बत में कमी लाने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ साथ जो बजट खजाना है उसमें भी कमी आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 13 सेक्टर्स हैं, ये इनके ऊपर जो टैक्स लगेगा उससे माली साल के दौरान लगने वाली टैक्स की मजमूई शरह जो है वो 29% से बढ़ के 39% हो जाएगी। हुकूमती ऐलान आया और उसके फ़ौरन बाद ये इत्तला आई कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें ट्रेडिंग के दौरान 2000 पॉइंट्स जो है उसकी कमी देखी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बहुत शदीद तनकीद की गई हुकूमत के इस फैसले पर। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब के बकौल सनतों के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा और उनका भी खसारा जो है हो सकता है। ये फैसला जो है ये कैसे वक्त में सामने आया है जब लग रहा था कि हुकूमत के लिए IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो इतने स्मूथली नहीं जा रहे जिसका सबको ख्याल था, और डील जो थी वो फाइनलाइज नहीं हो रही थी। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआशी अमूर के लिए, और हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार हबीब खान साहब, माहिर मुआशियात है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अम्मार साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सुपर टैक्स को, और जो आज एकदम ये इत्तला आई कि उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी एक ड्रॉप आया, तो व्हाट वाज, हाउ वुड यू सी दीज टू इवेंट्स? देखें जी, सुपर टैक्स जो है दिस विल नेगेटिवली अफेक्ट, इसका मनफी जो है इसका इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, क्योंकि जिसने अगर कोई आगे का कोई प्लानिंग करी भी होगी इन्वेस्टमेंट करने की या और सरमायाकारी करने की, वो होल्ड बैक कर लेंगे, क्योंकि उतने ही पैसे उनको हुकूमत को देने पड़ेंगे या वो चीज़ें जो हैं वो रीएवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे। तो अगर हम प्योरली पॉलिसी के हिसाब से बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी एक सही स्टेप नहीं था, क्योंकि टैक्स पॉलिसी ज़रूरी है एक कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। जब मुसलसल तसलसल नहीं रहता किसी चीज़ का तो अनसर्टेनिटी आ जाती है, और उसकी वजह से सरमायाकार जो होते हैं वो थोड़ा खौफ उनको होता है कि हम अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे फिर और टैक्स बढ़ा दिए तो हमारा क्या होगा। इसीलिए हो ये रहा है कि पिछले 10 साल से बहुत सारा कैपिटल जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी से इनफॉर्मल ग्रे मार्केट में चला जाता है। यही वजह है कि एक तसलसल नहीं है। दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो हुकूमत के जैसे कहते हैं हाथ बंधे हुए थे, फिस्कल डेफिसिट बेताशा बढ़ गया। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो कॉर्पोरेट टैक्स इस तरह बढ़ा दें या पर्सनल इनकम टैक्सेस जो हैं आवाम लोगों के जो उनको टैक्स बढ़ा दें और अगले जो डेफिसिट है उसको कवर करें। जो एक और ऑप्शन है वो ये कि जी टैक्स नेट को एक्सपैंड क्यों नहीं किया जाता, रियल स्टेट, एग्रीकल्चर, इन सबको क्यों नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, मगर उसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, जो कि हमें ना पहले नज़र आई और ना अभी आगे जाके नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक सर। जी मुजम्मिल साहब, आपने तो ऑब्वियसली आपकी जमात की तरफ से सख्त तनकीद आई है, तो आप सर अमार साहब की इस बात से इत्तफाक आई सपोज करते होंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट पे, बिजनेस पे बुरा असर पड़ेगा, बट दूसरी तरफ से जो अमार साहब ने ये बात की है कि ये ना करते तो क्या करते। ऑब्वियसली अब IMF से इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं उनको भी कंक्लूड करना और एक अच्छे तरीके से कंक्लूड करना इज अ प्रायोरिटी। नहीं, ये इसमें बताएं आरिफा, अच्छे तरीके से क्या कंक्लूड हुआ है? नहीं सर, मैंने कहा अच्छा अच्छे तरीके से, मेरा मतलब ये था सर कि वो हमें पैसे जो उन्होंने देने हैं वो दे दें, ये ना हो कि वो चले जाए छोड़ के, वो कहे खुद ही जानो और खुद मसला हल करो अपना। दैट्स व्हाट आई मीन बाय अच्छे से। जितना
जितना जलील इन्होंने इस दफा पाकिस्तान को इस हुकूमत ने IMF के हाथों करवाया है, इससे बेहतर था कि हम सारे भूखे मर जाते या हम क्या बात कर रहे हैं आप, दिस इज वेरी इनसेंसिटिव। जिस तरीके से उन्होंने इनके साथ जो इनके साथ इकदाम करवाए हैं, इससे मैं नहीं समझता कि एक अब जो एक आम आदमी तो छोड़ दें, एक जो खाता पीता आदमी भी जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार सकेगा। ये जो इन्होंने कर दिया है पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, और सिर्फ खालिसतन एक चीज, अपनी नौकरी क्या बोल रहा हूँ, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, या इन्होंने सरकारी मुलाजमीन तो भर दिए पकड़ के। अब आप देखें कि आप एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आपने 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा दी, फिर जो हाई ऑफिसर्स हैं ग्रेड के, मतलब 17 से 21, उनकी आपने 150% आमदनी बढ़ा दी। आज मिफ्ताह इस्माइल साहब को, मतलब मुझे शर्म आ रही थी कि मैं क्या बोलूं उनको। एक तरफ ये इतने बड़े टैक्सेस की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं PTV और रेडियो के एम्प्लॉयज ने बड़ी मेहनत की है पिछले 2 महीने, हमारा बयानिया चलाया है या क्या और तो कहीं चलता नहीं है, तो उनकी हम 2 महीने की जो है ना उनको बोनस दे रहे हैं तनख्वाह का। मतलब अब सोचें, मतलब उसके अलावा जो है मिनिस्टर्स एनक्लेव में घर बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीनो आराइश हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ने 4 जो है वो पता नहीं वो कैंप ऑफिस कहते हैं शायद, वो ले लिए हैं। सर बट ये तो ऑप्टिक्स है ना, मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे इससे बड़े नंबर्स पे तो फर्क नहीं पड़ेगा शायद। ऑप्टिक्स नहीं है, ये ना अहली है। हमने 4 साल, जो अमार बैठे हैं आप उससे पूछिएगा कि 4 साल PTI ने 1 बेसिस पॉइंट भी टैक्स बढ़ाया, पिछले साल भी हमने कोई टैक्स बढ़ाया, उसके बावजूद हमने 1400 अरब रुपए टैक्स। सर ये फिर मुझे पूछ लेने दे अमार साहब से यहाँ। जी अमार साहब। जी बिल्कुल, मैं अग्री करूंगा कि टैक्स जो है पिछले उसमें नहीं बढ़ा था। इनफैक्ट इनकम टैक्सेस जो है पिछले 4 साल से स्टैटिक हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है एक ही लेवल पर था। एंड आई विल फुली अग्री विद मुजम्मिल हियर। नहीं सर, तो बाकी जो उन्होंने बात की है कि जो उस पे भी तो कुछ कमेंट करे। नहीं आप तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट या इत्तेफाक करें उस पे बात करें। हाँ नहीं, उसमें देखें बात सारी वो ऑप्टिक्स की है, वो एक सियासी गुफ्तगू हो जाती है कि जी तनख्वाहें बढ़ाई, ये बढ़ाई। बात सारी ये है कि जब इन्फ्लेशन जो है अफरात-ए-ज़र 20-25% से ऊपर जानी है, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है। तो जब ये होती है तो इवेंचुअली वेजेस भी इंक्रीज करनी होती हैं। सरकार इज़ इवेंचुअली दी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। जब सरकार वेज इंक्रीज करता है 15% से करेगा, तो वो एक सिग्नल जाता है पूरी मार्केट को कि वेजेस इंक्रीज होनी है। सो दिस इज़ एन इवेंचुअलिटी। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन 25% पे जा रही है और सरकार के मुलाजमीन जो हैं उनको जो है कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं मिले। तो ये तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल, और ये एक इन्फ्लेशनरी साइकिल होती है। वी विल हैव टू गो थ्रू दिस। जी मुजम्मिल साहब। सर बट इसका अब और क्या इम्पैक्ट होगा जो इन्फ्लेशन के हवाले से, क्या उस पे भी कोई फर्क पड़ेगा? जी सर। आरफा, उन्होंने जो है देखे कितनी गलत बयानी की हुई है। बजट में इन्होंने कहा है 11.5% अफराद जरूरी, और देखिए अमार ने कितनी अच्छी बात बोली कि 30-35% महंगाई है। फिर इसके अलावा 5% ग्रोथ बोल रहे हैं। ये जो इन्होंने टैक्सेस और जो पास थ्रू किए, अब तो अल्लाह खैर करे, पहले तो मैं कह रहा था 2-3% ग्रोथ आ जाएगी, अब तो मुझे मंफी की तरफ जाते लग रहा है। और फिर आपको तीसरी बात बता दूं, आप ये मेरी बात लिख ले, रिकॉर्ड कर ले, आपके साथ तो मैं बहुत प्रोग्राम करता हूँ। जो हमने इस साल 6100 अरब टैक्स किया ना, ये अगर उससे 200-400 अरब भी ज्यादा कर ले, बहुत बड़ी बात होगी। इनको टैक्स ही नहीं मिलना। टैक्स का मतलब ये नहीं होता शरह बढ़ा दे तो आपका टैक्स जो है बढ़ जाएगा। टैक्स का मतलब जो है शरह बढ़ाने से जो है वो होता है, क्या कहते हैं, मतलब शरह बढ़ाने से नहीं, आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इकोनॉमी में, मुझे तो नहीं लगता कि ये टैक्स टारगेट दूर तक। और फिर मजे की बात देखें, जब हमने 1400 अरब इस साल जमा कर लिया 6100 से बगैर टैक्स बढ़ाए, तो और इन्फ्लेशन भी कम थी, 11% औसतन थी, अमार भी कह रहे 30% है, आपको तो 7,500-8 हजार अरब बगैर टैक्स बढ़ाए कर देना चाहिए था, कमाल हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस नहीं है। तीसरी बात जो सबसे अहम चीज है, 1 महीने में 3 बजट दे दिए। पहला मिनी बजट दिया, फिर 10 तारीख को खानापुरी बजट जो पूरा का पूरा उड़ गया। अब वो आज एक नया बजट दे दिया इन्होंने, और अब चौथा बजट इंशाल्लाह ताला जुलाई में आएगा, क्योंकि इनके हाथ पैर खुल चुके हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 8.2 अरब डॉलर पे लिए, 11.4 पे थे। महंगाई 28% से ग्रो कर रही है। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, मुझे बता तो दे, इससे स्टेबिलिटी कहाँ आएगी? ये जो बार बार कह रहे हैं अपने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया, 3 अरब डॉलर 3.2 अरब डॉलर 10 हफ्तों में उड़ा दिए, कह रहे हैं दिवालिये से बचा दिया। मुझे तो इनकी
बातें ही नहीं समझ आ रही। वो आज आप वजीर आजम कह रहे थे कि जी वो जो है हमने जो आज अमीरों को टैक्स लगाया इससे गुर्बत खत्म होगी। तो भाई ये सारा का सारा जो है ना ये प्राइस में ट्रांसलेट कर देंगे लोग। आप क्या समझते हैं यहाँ पे? बिल्कुल ठीक सर। जी जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मुजम्मिल असलम साहब से और अमार हबीब साहब से और हम बात करें जो आज हुकूमत का ताज़ा तरीन फैसला आया है सुपर टैक्स के हवाले से। अमार साहब, आप क्या सर इत्तफाक करेंगे इस बात से जो मुजम्मिल साहब ने कही कि ये अब इन्फ्लेशन में इजाफा होगा इस फैसले से? नहीं जी, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन तो वैसे ही होनी है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस और कमोडिटी ये सारी चीज़ें इंक्रीज हुई हुई हैं, तो इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मगर इस डिसीजन से ये ज़रूर होगा कि आगे जो सरमायाकारी होने वाली होगी वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इस टाइप की कोई चीज़ हो, वो डेफिनेटली स्लो डाउन देखने में आएगा, क्योंकि हो ये रहा है कि जो प्राइवेट कैपिटल है वो हम सबको पता है कि स्टेट जो है इट्स नॉट रियली द बेस्ट इंजन। जी मुजम्मिल साहब, सर ये बताएं कि ये इतनी जो अब्रप्ट डिसीजन मेकिंग हुई है, बजट के नंबर्स में कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हुआ है, सर आपकी क्या इत्ला है, इसकी क्या वजह रही? क्या ये शुरू में कोई कम्युनिकेशन में मसला रहा है हुकूमत में और IMF के दरमियान? देखिए, इसको कहते हैं ओवर स्मार्टनेस, और वो ओवर स्मार्टनेस इनकी गले पड़ी है। और ये जो है वो उस दिन हम प्रोग्राम में थे, साकिब शिरानी ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था कि कारमा जो है ना PMLN के साथ हुआ है। जो चंद महीने पहले ये जो उल्टी सीधी बातें करते थे जमीनी हकाइक से हटके, आज मजबूर हो गए वो बातें करने पे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए नेगोशिएशन करने के तरीके होते हैं। आप एक ही राउंड में टेबल में बैठते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और खत्म करते हैं। आपका वजीर खजाना जो है पहले तो हुकूमत लेते ही जो है ना उन्होंने गलत आजाद शुमार दिए, जिसकी वजह से मुल्क में पैनिक हो गया। जैसे इन्होंने करंट अकाउंट खसारा बोल दिया $22 अरब, जो मेरे ख्याल से $15-16 अरब में खत्म होगा। फिर इन्होंने बजट खसारा बोल दिया था 6,400 अरब, जो 4,600-700 अरब पे खत्म हुआ। फिर इन्होंने कहा मईशत 4% की रफ्तार से ग्रो कर रही है, वो 6% से हुई। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने सेंटीमेंट वैसे ही खराब कर दिया। शरह सूद उसकी वजह से बढ़ गई 4%, रुपए की कदर 30 रुपए गिर गई वहां से, मुल्क का वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने जो है कहा कि हम वादा करते हैं, हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, मेरा वजीर आजम, मैं IMF से जाके कहूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा। IMF ने इनको चंडी करा दी। फिर इन्होंने राय मारी के चले जी दोस्त ममालिक तो है, कुछ ना कुछ तो वहीं से पकड़ लेते जाके। उन्होंने भी इनको खुदाफिज कर दिया। जब वो तमाम चीजें IMF ने देखा कि अब तो ये बहुत कमजोर हो गए इनकी बार्गेनिंग पावर टेबल पे, तो IMF ने वो चीजें करा दी जो एजेंडे में भी नहीं। बट मुजम्मिल साहब, PMLN वाले जो है, माफ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूँ, बट PMLN की तरफ से ये मौकफ सामने आता है, वो कहते हैं कि आप लोगों ने इतनी ज्यादा कमिटमेंट्स की हुई थी कि जब हुकूमत तब्दील हुई तो उनके लिए दे वर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ वेरी वीक पोजीशन। मुझे आरिफा आपसे बड़ा भरोसा है, आप जो है एडिटर रही हैं और अंग्रेजी आपकी हमारे से बहुत आगे की है। IMF की वेबसाइट पे ये एग्रीमेंट्स पड़े हुए हैं। कहीं बताएं मुझे 10% सुपर टैक्स हमने कहाँ बात की थी, कहीं ये बताया कि हमने नहीं सर, वो जो पेट्रोल के हवाले से नहीं, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ ले, आप भी तो अपनी तहकीक कर आए ना, किसी दिन मुझे मार्क करके दिखाएं मुजम्मिल असलम, आप ये देखें, ये आपने लिखा हुआ है, हमने देखें आरिफा, ये 7th रिव्यू है, इनको बात करने नहीं आती, नेगोशिएट करने नहीं आता। 7th रिव्यू दिसंबर के टारगेट्स पे है। दिसंबर का कभी आप किसी PMLN वाले को बुलाए, पूछे जिसका रिव्यू का टारगेट्स थे, वो टारगेट IMF से मीट हुए थे कि नहीं हुए थे? अच्छा सर, अगर ये कह दें कि नहीं हुए थे मीट, तो आप जो सजा बोलेंगे ना सजा ले लूंगा। बिल्कुल ठीक। अमार साहब, सर ये ऑब्वियसली ये PMLN का मौकफ है, वो कहते हैं कि कमिटमेंट्स जो थी PTI ने की हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुजम्मिल साहब का आपने रिस्पॉन्स देख लिया। Was it really, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मिफ्ता साहब जो थे वो सही नेगोशिएट नहीं कर पाए। Where do you think the truth lies between all of these various accounts?
ये जो है ना, ये वो देयर इज लाइक, जैसे कहते हैं ना कि एवरीवन हैज अ स्टोरी, एवरीवन हैज अ वर्जन। यस, जो पिछला आईएमएफ तो जो प्रोग्राम रिव्यू था उसमें इट वाज वेरी क्लियर कि जी जो पीडीएल है, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो पेट्रोल पर टैक्स होता है, वो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। ये नवंबर दिसंबर की बात है। इवेंचुअली कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुई, कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ, प्राइसेस इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने डिक्रीज कर दी। वो चीज़ चली रही, हुकूमत चेंज हुई, हुकूमत ने वो प्राइसेस इंक्रीज नहीं करी बिकॉज पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था या फॉर वट एवर रीज़न। तो इसको, इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ़ आई एम दी आईएमएफ, या आईएमएफ जो काम करते हैं, दे वर्क विद अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेमवर्क। वो कहते हैं कि जी यू डू नॉट हैव टू गिव एनी सब्सिडीज आपने ज़ीरो करनी है, और फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन पे, इन सब चीज़ों पे आपने टैक्सेस लगाने हैं। तो ये पिछली दफ़ा कमिट हुई थी। इस दफ़ा तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें रूम निकल आएगा। व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट हेयर, जो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की, वो ये है कि पिछले 6 महीने में जिस तरह कमोडिटी प्राइसेस, तेल की कीमत इंक्रीज हुई है, वो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। और जो भी ब्लेम करना, इस हुकूमत का पिछली हुकूमत को ब्लेम करना, पिछले को इनको ब्लेम करना, ये एक बका और तरक्की होगी, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारी नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे नैब लॉज के हवाले से जो तरामीम की हैं हुकूमत ने और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको तनकीद का निशाना बना रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे नैब के हवाले से। पिछले 3 दिनों में तीन रोज़ पहले जो हुकूमत है उसने नैब कवानीन में जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की थी उसकी गज़ेटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया था इसको साइन करने को, इवन दो जॉइंट सेशन से ये जो तरामीम है इनको पास किया गया था। बहुत सी तफसीलात सामने आई हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ की गई। इसके अंदर बारे सबूत जैसे है वो मुलजिम से नैब की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, रिमांड की मुद्दत भी कम कर दी गई है। इसी तरह रिटायर्ड जो अदालतें हैं, माफ़ करिएगा एहतसाब अदालतें, उसमें रिटायर्ड जजों की बजाय जो हाजिर सरफेस जजेस हैं उनको तैनात करने की मंजूरी दी गई है। चेयरमैन नैब का जो ओहदा है उसमें भी तोसी की गुंजाइश को ख़त्म कर दिया गया। काफ़ी तफसील से ये चेंजेस किए गए हैं। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत शदीद तनकीद की है इस पर, और यहाँ तक कहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेट मेंबर हैं JUIFA के, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, ये लीगल एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी तनकीद कर रही है, कैसे हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये ज़्यादातर जो तब्दीलियाँ की गई हैं ये मतलब कि PTI के मुसव्वदे में भी ये तब्दीलियाँ मौजूद थीं और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी रोशनी में ही ये चेंजेस किए गए? इमरान खान साहब का इशू ये है कि वो बग़ैर पढ़े और इवन बग़ैर सोचे जो ना वो तनकीद करते हैं। मैंने बाज़ जगह पे ऑब्ज़र्व किया है कि वो जलसे में तकरीर कर रहे हैं, किसी ने चिट पकड़ाई है और बग़ैर सोचे समझे वो चिट में जो कुछ लिखा है वो भी जो ना वो ऑन ईयर उनके मुँह से चला जाता है। तो ये 2-3 बातें की ना, उन्होंने कहा कि जी रिमांड का पीरियड जो ना वो कम कर दिया, तो इसमें मरियम बीबी को या किसी और को जो जिनके ट्रायल कंक्लूड हो गए उनको क्या बेनिफिट है? ठीक है जी, चेयरमैन नैब की पहले भी मुद्दत जो है ना वो उसमें एक दफ़ा के लिए था और उसके बाद वो उस तरह से उसको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती थी। इनको चूँकि जावेद साहब शूट कर रहे थे तो इन्होंने उसमें वो किया था और उसके पीछे लॉजिक था, इसके पीछे लॉजिक नहीं है। वैसे तो मैं एज ए होल जो है इस कानून के ख़िलाफ़ हूँ, मगर किसी हद तक उसमें लॉजिक था कि जी उसको दोबारा का लालच नहीं होगा, तो दोबारा का लालच ना होना यकीनन एक बेहतर बात है। फिर रिमांड का पीरियड कम करना और इस तरह से बहुत सारी रिटायर्ड जजेस को इन्होंने जो ना वो रिटायर्ड जज जो ना उसको कंट्रोल करना निस्बतन आसान होता है। सर, जैसे एसेट्स की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, माफ़ करिएगा, और इसी तरह ये कह दिया कि अगर आपको बाहर के मुल्क से कोई एविडेंस मिले वो सबमिट नहीं हो सकता। ये चीज़ें तो बहुत स्पेसिफिक हैं कानून में। उसमें ऐसा है कि एसेट की जो वो बात है वो ये गनी और रहमान वाला केस है, आपके साथ बैरिस्टर साहब बैठे हैं,
वो आपको बता सकेंगे बेहतर तौर पे भी कि गनी रहमान के बाद जो है ना वो सारा जो है ना ये एसेट वाले मामले में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उस तरह से नहीं रही थी जैसे नैब सोचता था या उस वक्त की हुकूमतें सोचती थी। ये गनी रहमान वाला केस मेरा ख्याल है कि 2010-2011 में आया होगा, यानी आज से 10 साल पहले ये मामला, 11 साल पहले ये मामला कहीं जाके सेटल हो गया। ओनस की बात करते हैं तो ओनस की बात जो है ना वो असफंदियार वली केस से जो है ना वो पता नहीं उसको अब कितने साल हो गए। असफंदियार वली केस से जो है ना ओनस से उन्होंने कह दिया कि इनिशियल ओनस जो है वो लाई करता है ऑन द प्रोसिक्यूशन नॉट ऑन द पर्सन जो है ना अगेंस्ट हुम द एलिगेशंस हैव बीन मेड। तो जो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कोर्ट जजमेंट की रोशनी में है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात में है, और जो है ना 85, 80, 90% जो है ना ये इन्होंने खुद इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। अब उनको वो पता नहीं है, ये कंपैरेटिव टेबल बनवा ले, इनके बहुत सारे मसाइल हल होंगे, भले जौन सी जुबान उनको अच्छी समझ आती है उसमें बनवा लेंगे। बिल्कुल ठीक जी। पंसोटा साहब, सर अगर सूरत हाल वही है जैसे कामरान साहब कह रहे हैं सर, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है जो वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाने की धमकी दे रहे हैं। एक्चुअली जी बड़ी इस वक्त इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप ये हो चुकी है कि इशू इज नॉट विद द नैब ऑर्डिनेंस इटसेल्फ और द अमेंडमेंट्स। जो अमेंडमेंट्स बाय एंड लार्ज हैं, सेनेटर साहब बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये बातें फ्रॉम टाइम टू टाइम अदालती जजमेंट्स भी आती रही हैं, जिस तरह उन्होंने अनवर सैफुल्लाह केस का हवाला दिया, फिर उसके बाद उन्होंने वली रहमान केस की बात की। ये सारी की सारी बातें फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अभी जो लेटेस्ट जूरिस्प्रूडेंस है उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नैब हैज टू यूज एज अ विच हंटिंग टूल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब एक ऐसी गवर्नमेंट जो पावर में आके सिर्फ 2 से 3 काम कर रहे हैं, जिसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अमेंडमेंट है, उसके अलावा अपने ट्रायल्स हैं और अपनी पर्सन स्पेसिफिक की अमेंडमेंट जब होंगी तो ऑटोमेटिकली दे विल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। मैं ये साथ कहता जाऊं कि इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में। मसलन ब्यूरोक्रेट जो है जब तक उसके खिलाफ फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट या कुछ पैसे लेने का सबूत ना हो, तो अनवर सैफुल्लाह में ऑलरेडी बंजाल साहब भी और खोसा साहब होल्ड कर चुके हैं इस बात में बड़ा क्लियरली, और उसमें ये कहा गया है कि जनाब जब तक ये कॉन्शियस एफर्ट ना हो करप्ट होने का तब तक आप उसको करप्ट नहीं कह सकते। सिमिलरली बहुत सारी और चीजें हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारी की सारी चीजें इस टाइम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम को बाय एंड लार्ज सपोर्ट करती है। जब वो उनको सपोर्ट करेंगी तो ऑटोमेटिकली एनआरओ जजमेंट बड़ी क्लियर है कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ या अमेंडमेंट कानून में आएगी तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। अब जहां तक मरियम साहिबा का ताल्लुक है, बेनामी बार की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। उसके बाद जो लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस ये करवाया गया है कि जब तक जिस पब्लिक ऑफिस होल्डर से डायरेक्टली नहीं करती थी, उसके अलावा आप उसको अगर केस पे फॉल करता है। आगे अगर हम चलें और स्टार्ट में सेक्शन 4 की जब आप एप्लीकेशन देखें, एक अच्छी बात भी है कि बिजनेसमैन को इसमें निकाला गया, टैक्स एग्जाम जो वायलेशन है वो भी निकाल दी गई। तो अगर आप टैक्स वायलेशन निकालेंगे तो आपका 90% जो पॉलिटिशियन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ही विल बी आउट ऑफ द एम्बट। तो एक बड़ा टेक्निकली एक कार्ड आउट प्रोसेस के थ्रू एक कानून पास किया गया, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कानून बुरा नहीं है, बट अगर ये कंसेंसस से पास हो जाता और इसमें बेनिफिट ना होता, अभी इसकी रेट्रोस्पेक्टिविटी के ऊपर भी बात होगी कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, वो एक डिबेट है। तो ये मेरे नजदीक इसमें बेसिक प्रॉब्लम है, बुनियादी प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें कामरान मुर्तज़ा साहब से और अहमद पंसोटा साहब से और हम उनसे बात करें नैब क़वानीन के हवाले से। जी सेनेटर साहब, जो ये अहमद पंसोटा साहब बात कर रहे हैं कि क़वानीन में जो तब्दीली की है वो मसला नहीं है, मसला ये है कि वो की किसने है, उनको उससे फ़ायदा हो सकता है। उनका ख्याल है कोर्ट के अंदर ये जो लीगल पॉइंट है ये शायद आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो। एक चीज़ जो मुझे कभी कभी जो है ना मुझे अटक जाती है वो इसकी रिट्रोस्पेक्टिविटी है। यानी ये इन अमेंडमेंट्स को भी जो है ना वो एप्लीकेबल कर दिया गया है कि सिंस 1985 ये कानून 1999 में आया था। अब और इसकी जो इसको जब अप्लाई किया गया था तो भी 1985 से किया गया था, और अब जो इसकी अमेंडमेंट्स आई हैं उसकी एप्लीकेशन भी जो है वो 1985 से है। अब प्रॉब्लम ये हो सकता है बहुत सारे केसेस तो वो जो है ना उसमें डिस्पोज ऑफ भी हो गया हुआ है, और वो अगर आज कानून बदल गया है
और वो मामला जो है ना बहुत सारे जो है ना डिसाइड भी हो चुके हैं, बेशुमार डिसाइड भी अब तक हो चुके हैं। अब कोई आ जाए और कहे कि अभी तो आपने कानून पास किया है, डिसाइड कैसे 3 दिन में कौन से, या आपको और उन केसेस की बात करें जो तब्दीली से पहले ही डिसाइड हो गए थे? जी हाँ, तो वो जो तब्दीली से पहले डिसाइड हो गए उनमें से कोई भी आ जाए कि ये डिस्क्रिमिनेशन है मेरे साथ, ये तो आपने अप्लाई कर दिया 1985 से, और मेरा केस जो है ना वो अब से डिसाइड हो गया, मेरा कब से डिसाइड हो चुका है, और अब जो है ना मुझे इस अमेंडमेंट का बेनिफिट नहीं मिला। 2 के कानून ये कह रहा है कि इसकी एप्लीकेशन जो 85 से है, तो कुछ इसमें मसाइल होंगे इसकी एप्लीकेशन के हवाले से। यानी कि आपको लगता है कि सुप्रीम, माफ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूँ, सो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई तो हुकूमत के लिए मसला हो सकता है, इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स या सेक्शंस हैं इसकी। हाँ, ये एप्लीकेबिलिटी पे जो है ना मुझे थोड़ा सा जो है ना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बाकी तो ठीक ही तो है। सर ये आपने बात, जब हुकूमत ये सारी चेंजेस डिस्कस कर रही थी तो क्या आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया था, उनको बताया था? मैं उस इनिशियल में जिसमें ये अमेंडमेंट्स वो हुई थी उसमें मैं खुद मौजूद नहीं था, और इसके बाद की जो अमेंडमेंट्स होनी है उसमें मैं मौजूद था। वो फिर रोक ली गई थी उस वक्त फिल वक्त, तो वो चूंकि उस वक्त फिर ओकेजन नहीं था तो फिर वो बात नहीं हो पाई। बहरहाल मुझे जो है ना यहाँ पे जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना मुझे बात अटकती है मेरे इसको डाइजेस्ट करने में। बंसोटा साहब, जैसे कि अब कह रहे हैं, कामरान साहब भी कह रहे हैं कि कुछ मसले हो सकते हैं, तो सर क्या आपके ख्याल में जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो कुछ सेक्शंस होंगे जिनको चैलेंज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सुप्रीम कोर्ट भी सेक्शंस को ही देखेगी, या देयर इज अ चांस कि वो सारी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दे? मेरा ख्याल है जी जो तरमीम हुई है इसमें सब्सटेंटिव पार्ट जो है उसको ज्यादा देखा जाएगा। जैसे मैंने पहले बात करते हुए भी बात ये की, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ कि इस कानून में शायद बुनियादी तौर पर जो चेंजेस लाई गई हैं उनकी जरूरत थी। हमारा केस लॉ भी इस पर मौजूद है जो कि कहता है कि ब्यूरोक्रेट्स से बात करें, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी उसको मत रोके अनलेस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जस्टिफिकेशन। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आप इसको इस तरह देखिए, एक हुकूमत आती है, आने के बाद जो पहले 2-3 कामों में से वो काम करती है, उनमें से एक काम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को चेंज करना, अमेंड करना, और उन अमेंडमेंट के डायरेक्ट बेनिफिशरीज बेनामीदार की डेफिनेशन चेंज की गई, उसमें मरियम साहिबा हैं। जिस तरह से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में बहुत सारे उनके पब्लिक ऑफिस होल्डर्स बाहर चले गए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो सियासतदान है उनकी तो प्रॉपर्टीज होती ही किसी और के नाम पर है जिनको उनके साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं कि जो उसका एम्बिट है ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन 4 के तहत वो भी चेंज हो गया है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो PMLN या कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट उसको इस टच स्टोन पर देखेगी तो नेशनल अकाउंट NRO केस बड़ा क्लियर है, जो ये कहता है कि कोई भी कानून जब पर्सन स्पेसिफिक होगा या किसी शख्स को फायदा देने के लिए बनाया जाएगा तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस जो इनको करना पड़ेगा। हाँ, ये कानून यूनैनिमसली पास हुआ होता बिकॉज इसका सब्जेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, तमाम लोग हैं, ऑपोजिशन भी है, तो फिर बात और थी। तो यस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मेरिट कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि ये सारे का सारा जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाए। और इससे पहले PTI की आप देखें तो नैब अमेंडमेंट्स में प्रॉब्लम्स आई थी उनको, इवन जब पीका में भी की, नैब में भी की, क्योंकि उनमें बात यही होती थी कि आप किसी खास क्लास को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि मुझे इसकी सब्सटेंस से प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बातें भी हैं, कुछ मैं उनसे डिसएग्री भी करता हूँ, बट सब्सटेंशियली जब इस कानून को देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है स्टैंड नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।